कहानी सिर्फ अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी की नहीं है, बल्कि एक घेरेबंदी की भी कहानी है। युद्ध की बड़ी तैयारी चल रही है। ईरान ने भी इसका पूरा जवाब देने की तैयारी कर ली है। कैसे पश्चिम एशिया में अमेरिकी तैनाती बढ़ी है, यह भी जान लेते हैं। अरब सागर में युद्धपोत से कई विमान उड़ान भरते दिखाई दिए हैं। यूएसएस त्रिपोली की तस्वीरें आई हैं। ओमान की खाड़ी के पास यूएसएस अब्राहम लिंकन को देखा गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया विमान वाहक युद्धपोत ईरान के तट से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण में है। हूती प्रभावित क्षेत्रों से युद्धपोत ने दूरी बनाई है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने भी रास्ता बदला है। फारस की खाड़ी तक पहुंचने के लिए शिप ने रास्ता बदल दिया है। वहीं होर्मुज में क्या तैनाती है, यह भी जरा समझ लीजिए। इसमें युद्ध वाले शोले हैं। होर्मुज में अमेरिका 15 युद्धपोत तैनात कर रहा है। 15 फाइटर जेट्स की तैनाती है। 2 पनडुब्बियां भी एक्टिव मोड में हैं। इसके अलावा 16 डिस्ट्रॉयर, 2 माइन स्वीपर और 3 कॉम्बैट शिप भी मौजूद हैं। ऐसी तैनाती के साथ लगातार धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिका और ईरान के अधिकारी आक्रामक हैं। ईरान अमेरिका की कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों ही तरफ से एग्रेसिव स्टेटमेंट सुनाई दे रहे हैं और अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष में यहां देखिए सीज फायर के बावजूद महायुद्ध वाले शोले, हमले वाली तैयारियां हैं, जबरदस्त टकराव है, फिर से शांति वार्ता वाली चर्चा भी है, लेकिन माहौल बिल्कुल महायुद्ध वाला है। इस बार तनाव की सबसे बड़ी वजह है होर्मुज स्ट्रेट, जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। आपको एक सीन के जरिए समझाता हूं होर्मुज को लेकर इस वक्त हालात कैसे हैं। एक तरफ ट्रंप की नाकेबंदी, ईरान के लिए 100% नाकेबंदी इसे आप कह सकते हैं, और दूसरी तरफ ईरान का चोक पॉइंट। जिस तरह किसी युद्ध में सेनाएं आमने सामने होती हैं, ठीक उसी तरह होर्मुज युद्ध भूमि बन चुका है। वहां अमेरिका और ईरान के प्लेन्स हैं, अमेरिका और ईरान के जहाज हैं, दोनों के एक दूसरे के खिलाफ प्लान्स हैं, और पिछले कुछ घंटों से लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। ईरान किसी भी फ्रंट पर झुकने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका से डरने को तैयार नहीं है। ईरान ने होर्मुज को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। इसे ईरान के तेवर से समझिए। होर्मुज स्ट्रेट में पिछले 23 घंटे से अमेरिका की सख्त नाकेबंदी है, ईरान की घेराबंदी है, जबकि ईरान पहले से ही होर्मुज स्ट्रेट को चोक पॉइंट बना चुका है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों, तटीय इलाकों पर नौसैनिक तालाबंदी लगा दी है। मतलब यह ईरान के लिए नो एंट्री है, जबकि ईरान चोरी चोरी माइंस वाली तैयारी कर रहा है। ईरान का दावा है उसने होर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछाई हुई हैं, इसलिए उसकी शर्तों को मानने के अलावा अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान से आने जाने वाले सभी जहाज हैं। इसको ईरान ने गलत बताया है। ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि अमेरिका ने जो नाकाबंदी की है वो समुद्री डकैती है। अमेरिका ने जो नाकेबंदी की है उसमें 15 अमेरिकी वॉरशिप शामिल हैं। बड़ी तैयारी है। वहीं ट्रंप का कहना है ईरानी युद्धपोत नाकेबंदी के पास आए तो फौरन नष्ट कर देंगे, जबकि आईआरजीसी ने भी आक्रामक संदेश दिया है। कहा गया है कि अगर अमेरिका कोई गलती करता है तो खाड़ी और ओमान सागर को टारगेट करेंगे। पूरी कहानी यह है कि अमेरिका ने 13 अप्रैल को शाम 7:30 बजे ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों पर नौसैनिक नाकाबंदी लगाई। यह पूरा स्ट्रेट बंद नहीं किया गया है, बल्कि ईरान से आने जाने वाले सभी जहाजों को टारगेट किया जा रहा है। एक सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका ईरान पर आर्थिक बम गिराने की तैयारी कर रहा है? इसे नाकेबंदी वाली ट्रंप की 3 स्तरीय मिलिट्री प्लानिंग से भी समझा जा सकता है। अमेरिका की 5वीं फ्लीट को नाकेबंदी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा नेवी ब्लॉकेड ऑपरेशन है। आर्थिक दबाव से ईरान को घुटनों पर लाने की रणनीति इसे बताया जा रहा है। अमेरिका ने नाकेबंदी का 3 स्तरीय मिलिट्री प्लान बनाया है। इसके मुताबिक बाहरी घेरा, जिसमें ओमान की खाड़ी, अरब सागर में युद्धपोत तैनात है, 4 डिस्ट्रॉयर और 2 क्रूजर एक्टिव मोड में हैं, एंटीशिप मिसाइलों को ट्रैक करके नष्ट करने में ये सक्षम है। और इसके बाद है बीच वाला घेरा, मध्य का घेरा। इसमें स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती है, 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का बेड़ा मौजूद है। और इसके बाद है आंतरिक घेरा, इसमें ईरानी माइन से निपटने का ऑपरेशन जारी है। माइन स्वीपर जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात है। परमाणु पनडुब्बियां समंदर में नजर रख रही हैं। आज सत्ता में हमने न्यूज मित्रों के लिए एक सवाल जवाब वाली कुंजी भी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नाकेबंदी का मतलब क्या है। लोगों के मन में सवाल है, होर्मुज तो पहले से बंद है, तो अमेरिकी नाकेबंदी का मतलब क्या है? असल में ईरान ने होर्मुज को सबसे सकरे रास्ते पर बंद किया है, जो करीब 33 किलोमीटर का है, जहां ईरान का कंट्रोल सबसे ज्यादा है।
अब अमेरिका ने उसके आगे खुले समंदर में नई नाकेबंदी की है, जहां पर अमेरिकी युद्धपोतों के जरिए होर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके लिए अमेरिका ने समंदर के 35 किलोमीटर के दायरे में युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। दूसरा सवाल, क्या अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट में अब सारे जहाज रोकेगा? इसका जवाब है सिर्फ ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों को ही रोका जाएगा। यह अमेरिका ने साफ कर दिया है, जबकि दूसरे खाड़ी देशों से आने जाने वाले जहाजों को रोका नहीं जाएगा। एक और सवाल जो ट्रेंडिंग है, क्या अमेरिका भारत आने वाले जहाज को रोकेगा? बताया जा रहा है कि अगर भारत के टैंकर ईरानी पोर्ट से आएंगे तो अमेरिका उन्हें भी रोक सकता है, जबकि अगर टैंकर सऊदी, यूएई या कतर से आ रहे हैं तो उन्हें आने दिया जाएगा, ऐसा अमेरिका ने कहा है। एक और प्रश्न, ईरान के टोल वसूलने वाले प्लान का क्या होगा? जवाब है, ईरान को टोल देकर गुजरने वाले जहाज रोके जाएंगे। लोग यह भी सोच रहे हैं होर्मुज में ट्रंप की नाकेबंदी का मकसद क्या है, इससे होगा क्या? तो इसे चीन, भारत, जापान जैसे देशों पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि यह देश ईरान पर समझौते का दबाव बनाएं, और साथ में ट्रंप ये भी चाहते हैं कि ईरान का तेल रुकने से अमेरिका, वेनेजुएला का कच्चा तेल तेजी से बिकना शुरू रहे। लेकिन अमेरिकी नाकाबंदी का सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, यह समझना चाहिए। चीन को होगा, जिसका तनाव इस नाकेबंदी की वजह से बढ़ने वाला है, क्योंकि चीन ईरान का करीब 90% कच्चा तेल अकेले खरीदता है। लोगों को एक और सवाल परेशान कर रहा है, अगर अमेरिका चीन का तेल रोकता है तो क्या चीन भी युद्ध में उतर जाएगा? जवाब है, चीन के सीधे युद्ध में उतरने की आशंका कम है, क्योंकि उसके पास ताइवान से लेकर रेयर अर्थ मिनरल्स तक अमेरिका पर दबाव बनाने के कई विकल्प हैं। होर्मुज वाले नाकेबंदी पर एक और जरूरी प्रश्न, होर्मुज की नाकेबंदी से ईरान को कितना नुकसान होगा? इससे ईरान के तेल निर्यात के कारोबार पर बड़ी चोट होगी, क्योंकि हर दिन 1.5 से 2 मिलियन बैरल तेल निर्यात रुक जाएगा, और इससे ईरान को होने वाली अरबों डॉलर की सालाना आय बंद हो जाएगी। अमेरिका की नाकेबंदी के चलते ईरान को हर रोज करीब 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं इस ब्लॉकेट का असर सीधे तौर पर चीन पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ईरान से चीन ही सबसे ज्यादा तेल आयात करता है। इसलिए अब एक और सवाल उठ रहा है, क्या अब होर्मुज वाली ये लड़ाई विश्व युद्ध का रूप लेने वाली है? क्या नाकेबंदी वाला ये दांव अब दो महाशक्तियों की टक्कर में बदलने जा रहा है, जिसमें एक तरफ है चीन और दूसरी तरफ अमेरिका? इस बीच चीन ने कुछ ऐसा किया जिसे अमेरिका को सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका की नाकेबंदी और धमकियों के बाद समंदर में एक चीनी जहाज आसानी से आगे बढ़ गया और ट्रंप की शक्तिशाली नेवी बस देखती रह गई। चीन के इस तेल टैंकर का नाम रिच स्टैरी है। यह वो तेल टैंकर है जिस पर अमेरिका ने पहले से प्रतिबंध लगा रखा है। इस पर अमेरिका ने तेल तस्करी का आरोप लगाया था। इन सब के बाद भी अमेरिका इसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। जानकारी के मुताबिक फारस की खाड़ी में अमेरिकी नाकेबंदी के बाद एक बार रिच स्टैरी पीछे हटा, उसने यू टर्न लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही यह चीनी तेल टैंकर नाकाबंदी कर खड़े अमेरिकी युद्धपोत के करीब पहुंचा। अमेरिकी नेवी को कहा गया टैंकर पर चीनी चालक दल मौजूद है, इसलिए रोकने की कोशिश ना की जाए। इसके बाद अमेरिकी नेवी बस देखती रही और चीन का तेल टैंकर आगे बढ़ गया। सामने आए शिपिंग डेटा से इस बात की पुष्टि हुई है। खबर है रिच स्टैरी करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लेकर जा रहा था, जिसे यूएई के हमरिया पोर्ट से लोड किया गया था। इस घटना को सिर्फ एक जहाज के नाकाबंदी तोड़ने के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। यह ट्रंप को जिनपिंग की सीधी चुनौती है। उसके बाद चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने भी बेहद सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका हमारे मामलों में हस्तक्षेप न करे। ईरान से चीन का व्यापार और ऊर्जा समझौता है, जिसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि होर्मुज पर ईरान का हक है और ईरान ने इसे हमारे लिए खोला है, इसलिए हमारे जहाज आ जा रहे हैं। अगर जहाजों की इस आवाजाही में अमेरिका का दखल हुआ तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। इसी तरह चीन के जहाजों की आवाजाही फिर उसके बाद बढ़ी और अमेरिका ने सख्ती की, तो यह समंदर में सबसे खतरनाक पावर स्ट्रगल का मैदान बन जाएगा, यह समझा जा रहा है। होर्मुज पर जहां चीन और अमेरिका आमने सामने होते दिख रहे हैं, तो इधर ईरान अमेरिका में वार्ता के राउंड 2 की भी तैयारी है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसके पहले इतने बयान आ रहे हैं, ऐसी ऐसी शर्तें रखी जा रही हैं और ऐसे दावे हो रहे हैं जिसमें कूटनीति से हल निकालने पर जोर कम, धमकियों का शोर ज्यादा है।
पहली वार्ता विफल रहने पर एक दूसरे को दोषी ठहराने पर पूरा जोर है। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में जब बातचीत के टेबल पर दोनों देश आए तो लगा था कि कोई फॉर्मूला निकलेगा और दुनिया राहत की सांस लेगी, लेकिन हुआ उल्टा। वार्ता तो हुई लेकिन बात नहीं बनी और इसके बाद नाकेबंदी का दौर शुरू हो गया। ऐसे में दूसरी वार्ता से कुछ बदलेगा या फिर नए सिरे से वॉर शुरू होगा, यह सवाल अभी से ट्रेंड करने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए बेताब है, लेकिन विवाद परमाणु हथियारों को लेकर है। जेडी वांस का कहना है कि बातचीत का अगला कदम तेहरान पर निर्भर है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि होर्मुज पर कंट्रोल मिले या फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। ईरान के साथ खड़े रूस ने कहा कि जोर जबरदस्ती से नहीं, कूटनीति से ही शांति आएगी। सऊदी अरब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चाहता है। सबकी अपनी अपनी चाहत है और ऐसे में वार्ता से स्थायी शांति हो पाएगी, इस पर संशय है। लेकिन इतना जरूर है कि बातचीत के दूसरे राउंड की तैयारी चल रही है। रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस जैसी न्यूज एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 21 अप्रैल को 15 दिन का सीज फायर खत्म होने से पहले ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे राउंड की बातचीत होगी। ऐसी खबरें हैं कि दोनों देशों की बातचीत 16 अप्रैल को हो सकती है। इसके लिए दो जगह संभावित हैं। एक संभावना यह है कि पहले की तरह इस्लामाबाद में बातचीत हो और दूसरी संभावना यह कि इस बार जेनेवा में बातचीत की जाए। पिछली बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन समझौते की राह में सबसे बड़ा संकट ईरान का परमाणु प्लान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने शर्त रखी थी कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर 20 साल तक ब्रेक लगाए, लेकिन तेहरान से आए दल ने साफ कह दिया है कि 5 साल से ज्यादा वो इसे रोक नहीं सकता। अमेरिका की एक शर्त यह भी है कि ईरान से संवर्धित यूरेनियम फौरन हटाया जाए, लेकिन ईरान इस पर भी तैयार नहीं था। ईरान का कहना था कि यूरेनियम धीरे धीरे हटाया जाएगा। दूसरे राउंड की बातचीत से पहले यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व उप विदेश मंत्री जेफरी फेल्टमैन ने एक और जानकारी दी है। उनका कहना है कि समझौते को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू में मतभेद है। ट्रंप का मुख्य मकसद ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हासिल करना है, जबकि नेतन्याहू ईरान के मिसाइल कार्यक्रम का खात्मा भी चाहते हैं। ट्रंप संवर्धित यूरेनियम हासिल कर अपनी जीत का ऐलान करना चाहते हैं, वहीं नेतन्याहू भविष्य में मिसाइल खतरे को दूर करना चाहते हैं। इन तमाम रिपोर्ट्स, टकराव और तनाव के बीच आज शांति वार्ता पार्ट 2 का एक अपडेट पाकिस्तान से भी आया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि ईरान अमेरिका वार्ता का अगला दौर जल्द होने की उम्मीद है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट है कि वार्ता का नया राउंड गुरुवार से शुरू हो सकता है। यह खबर सुनकर पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। वहां के मीडिया में यही खबर चलने लगी। पाकिस्तान के मीडिया ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अगर वार्ता कामयाब रही तो समझौते पर दस्तखत करने के लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद आएंगे। वार्ता की रिपोर्टिंग तक तो ठीक था, लेकिन ट्रंप के इस्लामाबाद आने का दावा कुछ ज्यादा हो गया। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस्लामाबाद जाने की खबर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का बड़ा हिस्सा है। यह उनका ख्याली पुलाव है। वो बातचीत के इवेंट को जमकर अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसमें आज उन्होंने ट्रंप को ही चेहरा बना दिया। और ऐसा वो पिछले साल भी कर चुके हैं, लेकिन उनके झूठ का ढोल तब भी फट गया था। और अब बात बिहार की, जहां सियासत का एक लंबा और असरदार अध्याय खत्म हो गया। करीब 2 दशकों तक सत्ता के शिखर पर रहे नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद अब बिहार की कमान बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के हाथों में होगी। वो राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बतौर सीएम नीतीश कुमार के लिए आज का दिन सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक सफर की आखिरी तस्वीर थी। नीतीश कुमार ने बतौर सीएम आज आखिरी बार कैबिनेट की बैठक की, फिर अपने मंत्रियों के साथ तस्वीर खिंचवाई। एक ऐसी तस्वीर जिसमें 20 सालों की यादें दर्ज हुई। कैबिनेट बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो कई मंत्री उन्हें छोड़ने तक आए। कुछ चेहरों पर मलाल था तो कुछ आंखें नम भी दिखीं। खुद सीएम नीतीश कुमार भावुक थे। यहां से नीतीश कुमार सीधे लोक भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने 309 शब्दों का एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, जिसमें उनकी 20 वर्षों की यात्रा का सार दर्ज था। इन शब्दों को उन्होंने पूरा एक दौर समेट कर लिखा। उन्होंने लिखा, अब नई सरकार यहां का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। उन्होंने 24 नवंबर 2005 को याद किया, जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। उन्होंने लिखा कि 2005 में बिहार ने एक नई दिशा पकड़ी थी। कानून का राज, विकास की राजनीति और बदलाव की एक लंबी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। इतने लंबे समय तक हमने लगातार जनता की सेवा की है। हमने निर्णय लिया था कि अब हम मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, इसलिए आज कैबिनेट की बैठक के बाद हमने माननीय राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसी सोशल मीडिया पोस्ट में नीतीश कुमार ने साफ किया कि नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। यानी वो भले ही कुर्सी छोड़ रहे हो, लेकिन बिहार की राजनीति से उनका रिश्ता अब भी कायम रहेगा।
नीतीश कुमार का सत्ता के शीर्ष वाला दौर समाप्त हुआ तो बिहार में बीजेपी के लिए आज सत्ता की नई सुबह भी हुई। कल पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और आज इसका ऐलान भी हो गया। आज पटना में बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल समेत कई लोगों ने उसका अनुमोदन किया, जिसके बाद सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि उनके लिए यह सिर्फ पद नहीं बल्कि सेवा का पवित्र साधन है। सुनिए उन्होंने क्या कहा और फिर इस कड़ी में आपको आगे ले चलते हैं। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विचारधारा है, भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। बीजेपी के लिए कल का दिन बहुत खास रहने वाला है। बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई नेता सीएम बनेगा। जिस सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायकों ने अपना नेता चुना है, उनका राजनीतिक करियर 1990 में शुरू हुआ। पहले वो आरजेडी में थे। 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रहे और बाद में जेडीयू में शामिल हुए और 2017 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में सम्राट चौधरी की स्पीड काफी अच्छी रही। 2017 में वो बीजेपी में शामिल हुए। 2018 में उन्हें बिहार बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2021 में नीतीश कुमार सरकार में पंचायती राज मंत्री बने। 2023 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने और 2024 में उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। 2025 में, अब 2026 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भी सांसद रह चुके हैं। वो आरजेडी और जेडीयू दोनों ही दलों में रहे हैं। इसके बाद एनडीए विधायक दल की भी बैठक हुई, जिसमें सम्राट चौधरी को नेता चुना गया और तय हो गया कि सम्राट ही बिहार के अगले सीएम होंगे। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ही सम्राट चौधरी के प्रस्तावक बने। नीतीश ने उन्हें माला पहनाई, सम्राट ने भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार ने इस मौके पर वहां मौजूद विधायकों से ताली बजवाई, उनके कंधे पर हाथ रखा और शुभकामनाएं दी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा, मैंने नीतीश जी से राजनीति सीखी है, उनके साथ मैंने काम किया है, उनके समृद्ध बिहार को और आगे ले जाना है। एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सम्राट चौधरी कल बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। कर्पूरी ठाकुर के बाद सम्राट चौधरी ऐसे दूसरे नेता हैं जो पहले डिप्टी सीएम रहे और अब सीएम बनने वाले हैं। कल 11 बजे वो शपथ लेंगे। इससे पहले आज से उन्हें बधाइयां मिलने लगी हैं। अलग अलग पार्टी के नेता उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी लालू यादव की राजनीति की पाठशाला के ही छात्र हैं। सब कर दीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल के नेता के लिए आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित। जो भी हैं लालू जी के पाठशाला के तो हैं। बीजेपी को भी अब राजनीति करनी पड़ रही तो लालू जी के
विचारधारा के इर्द गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है। ये विधानमंडल का चॉइस है और विधानमंडल ही सर्वोपरि होता है। और आज का दिन मैं सर्वप्रथम नीतीश कुमार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दिल्ली जाने का मन बनाया और ऐसी परिस्थिति लाया, सम्राट चौधरी को आशीर्वाद भी दिया। कैसे बधाई देंगी आप सम्राट चौधरी को? आदरणीय सम्राट चौधरी जी को ढेर सारी बधाई। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़े उत्साह का दिन है और ऐतिहासिक क्षण है। एनडीए के मुख्यमंत्री पहले भी थे, आज भी एनडीए के मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी बेहतरीन मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार जी के काम को आगे बढ़ाएंगे। एनडीए की सरकार थी, सिर्फ चेहरा बदला है, सरकार एनडीए की। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाने की बड़ी चुनौती होगी नीतीश की लकीर को आगे बढ़ाना? हाँ, उसको आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। सम्राट चौधरी के नेता चुने जाने से पहले कई नामों पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन नेता सम्राट चौधरी चुने गए, जिसके बाद गृहमंत्री अमित शाह का पुराना बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को तारापुर से जिताएं, उन्हें पीएम मोदी बड़ा आदमी बना देंगे। अब सम्राट चौधरी को जिताकर भेज दीजिए। पूरे मुंगेर जिलों को हम बिहार का नंबर 1 जिला बना देंगे, नंबर 1। और तारापुर विधानसभा 243 विधानसभाओं में विकास के मामले में टॉप पर होगी, टॉप पर। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम तो मुख्यमंत्री चुन रहे हैं यहाँ से बिहार का, आपको भी ऐसा लगता है? मुझे लगता है ये सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, लोगों की इच्छाएं भर नहीं है। गृह मंत्री कहकर गए हैं बड़ा आदमी बनाएंगे, रक्षा मंत्री कह के गए हैं कि वो उनका नाम सम्राट है, कद भी विराट है और वो बिहार का भविष्य है। आपको भी लग रहा है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? मुझे लग रहा है कि वो इतने जिम्मेदार आदमी हैं, उन्हें कोई भी जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसको निभाएंगे और आज तक निभाते ही आए हैं। जनता प्रतिनिधि का पहला काम है बिहार की जनता के लिए काम करना, और जनता के लिए जो काम करेगा वो बार बार जीतेगा। और नीतीश के इस्तीफे से पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। उनके साथ सम्राट चौधरी और बीजेपी के कई नेता भी थे। सुबह ही संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। जेडीयू की तरफ से जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार नई सरकार में डेप्यूटी सीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने डेप्यूटी सीएम का पद लेने से इनकार कर दिया है। और सत्ता में अब हम अपने सभी न्यूज मित्रों को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर लेकर चलते हैं, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया। सबसे खास बात यह है कि अब इस एक्सप्रेसवे के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी 6 घंटे की नहीं बल्कि 2.5 से 3 घंटे की बचेगी। इसीलिए आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए इस एक्सप्रेसवे पर सत्ता की सुपरफास्ट कुंजी तैयार की। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कॉरिडोर की लंबाई 213 किलोमीटर की है, जो 6 लेन का होगा। इसे 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जिसके ऊपर गाड़ियां तेज रफ्तार से भागेंगी और नीचे जंगली जानवर आराम से आ जा सकेंगे। इसकी शुरुआत दिल्ली के अक्षरधाम से होगी और यूपी के कई शहरों से गुजरता हुआ यह देहरादून के आशा रोडी में खत्म होगा। अभी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए लोग नेशनल हाईवे 58 का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें करीब 6 घंटे का वक्त लगता है। लगभग 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां भारी ट्रैफिक जाम मिलता है, लेकिन अब एक्सप्रेसवे के बनने से यह समय 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। यह दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। इसमें शुरुआती 15 किलोमीटर दिल्ली में होंगे। सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में होगा, जो करीब 135 किलोमीटर का होगा, यानी करीब 64% एक्सप्रेसवे का पार्ट यूपी में होगा, जबकि उत्तराखंड में करीब 60 से 65 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। और अब हम आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सत्ता का नंबर गेम भी दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इसे किस तरह से डिजाइन किया गया और कितनी आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया गया है।
फरवरी 2020 में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला लिया गया, लेकिन रूट में पड़ने वाले जंगलों की वजह से प्रोजेक्ट का विरोध होने लगा। बाद में उसका भी हल निकाला गया। दिसंबर 2021 में पीएम ने इसका शिलान्यास किया और 4 साल बाद इसका उद्घाटन भी हो गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 6 लेन का बनाया गया है। 212 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में 113 अंडरपास बनाए गए हैं, 5 रेलवे ओवरब्रिज बनाए गए हैं, 62 बस शेल्टर भी बनाए गए हैं जहां यात्रियों से जुड़ी सुविधाएं रहेंगी। बीच बीच में इमरजेंसी लेन भी बनाए गए हैं। पूरे रास्ते में 16 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। सिक्योरिटी निगरानी के लिहाज से जगह जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं। जहां जंगल है वहां पूरा का पूरा हिस्सा एलिवेटेड कर दिया गया है, मतलब ऊपर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ेंगी और नीचे जंगली जानवर बगैर किसी खतरे के आ जा सकेंगे। आज पीएम ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और कहा कि हाईवे और सड़कें हमारे देश की भाग्य रेखाएं हैं। डबल इंजन सरकार की नीतियां और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से ये युवा राज्य विकास के नए आयाम जोड़ रहा है। ये प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। राष्ट्र की भाग्य रेखाएं ये हमारी सड़कें होती हैं, हमारे हाईवे होते हैं, हमारे एक्सप्रेस वे होते हैं और बीते 1 दशक से हमारा देश विकसित भारत बनाने के लिए विकास की ऐसी ही भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा हुआ है। ये विकास की भाग्य रेखाएं सिर्फ आज की सुविधाएं नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि की गारंटी है। और ये मोदी की भी गारंटी है। कभी उत्तराखंड के गांवों में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव पहले वीरान पड़ गए थे वो फिर से जीवंत हो रहे हैं।